नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च और मैं हूं प्रिंस रघुवंशी। बिहार चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव का ऐलान होने वाला है और फिर सभी पार्टियां आपके दरवाजे पर आएंगी, सभी नेता आएंगे वोट मांगने के लिए। लेकिन जब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव का समय है, तो एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपको भी सोचना चाहिए और आपको सबसे पूछना चाहिए कि आखिर बिहार की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसकी वजह से बिहार आज भी बदहाल है? शिक्षा में सबसे निचले स्तर पे है, पलायन में सबसे उच्च स्तर पे है, बेरोजगारी में सबसे उच्च स्तर पे है, जीरो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आखिर ऐसा क्यों है? आज पता लगाएंगे आंकड़ों के माध्यम से, ग्राउंड की पड़ताल से, कि बिहार की आज की हकीकत क्या है और उसका जिम्मेदार कौन है। अब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की। एक समय था जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में अव्वल थी। आईएएस, आईपीएस बिहार से निकला करते थे, डॉक्टर निकला करते थे। आज भी जो सीनियर अफसर हैं उनमें कई सारे आपको बिहार के मिलेंगे। अब लोग कहेंगे इसमें कि बिहार से तो अब भी आईएएस, आईपीएस निकल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का विषय ये है कि अब वो बिहार में नहीं बढ़ रहे हैं। ये जाँच का विषय है। देश में मतलब सबसे खराब अगर व्यवस्था कहीं स्कूलों की है, सरकारी स्कूलों की, तो वो बिहार की है। हज़ारों स्कूलों में बेंच और कुर्सी नहीं है। 30% स्कूलों में शौचालय नहीं है। बिहार के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के 48% शिक्षक खुद मैट्रिक पास नहीं हैं। और शिक्षा मित्रों की तो क्या ही बात करी जाए। वो तो अपने आप में एक ऐसा विषय जिस पर बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, जिसमें घोटाले हुए और उसने शिक्षा के स्तर को और नीचे गिराने का काम किया है। यही वजह है कि आज लाखों छात्र बिहार से पलायन करते हैं। हर साल कोई कोटा जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई यूपी जाता है, कोई बेंगलोर जाता है, ताकि वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने भविष्य को संवार सके। एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री हैं जेन डीसी, जिन्होंने बिहार का सर्वे करा, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर रिसर्च करी, और उनकी जो रिसर्च में चीज़ें निकल कर आई वो बड़े चौंकाने वाले तथ्य थे। उनके मुताबिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है बिहार में वो बहुत खराब है। शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं रहते हैं। जो मिड डे मील है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसके अलावा बच्चों को जो किताबों के लिए और ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते हैं वो स्कीम भी टोटल फेलियर है। टेलीग्राफ अखबार ने भी बिहार में एक रिसर्च करी एजुकेशन पे। तो टेलीग्राफ ने ये पाया कि बिहार में केवल 20% बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, जो उनकी टोटल स्ट्रेंथ है। और जो सरकारी शिक्षक हैं वो इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। इसी सर्वे में, टेलीग्राफ की इसी रिपोर्ट में ये भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि 90% स्कूल ऐसे हैं जिनमें या तो समूची दीवार नहीं है, या तो प्लेग्राउंड नहीं है, या तो लैब्स नहीं है, या फिर लाइब्रेरी नहीं है। 90% स्कूल अपनी बिना बेसिक एमिनिटीज़ के चल रहे हैं। इसी सर्वे में ये भी सामने आया कि 9% स्कूल ऐसे हैं जिनके अभी तक अपनी कोई पक्की इमारत नहीं है, जो खुले में चल रहे हैं। ये सभी जानकारियाँ, ये सभी सर्वे सरकार पर और शिक्षा व्यवस्था पर और माननीय मुख्यमंत्री पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि आज साल 2025 में भी ऐसा क्यों हो रहा है, जब 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश जी के हिसाब से लालू प्रसाद यादव ने बिहार की हालत ख़राब कर दी थी। जब उनके पास हालात आए थे, बागडोर आई थी प्रदेश की, तो राज्य गड्ढे में था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, साल 2000 तक बिहार के अंदर हर ज़िले में 1-2 ऐसे सरकारी स्कूल ज़रूर होते थे जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावकों में प्रतिस्पर्धा होती थी। उसमें एडमिशन करवा देना, उसमें एडमिशन ले लेना मान सम्मान की बात होती थी। उनके बच्चे विदेशों पर पढ़ने जाया करते थे, वहाँ से बच्चे स्टीफेंस में एडमिशन लेते थे, ड्यू में एडमिशन लेते थे, ऐसे बच्चे निकलते थे। पटना यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा हब हुआ करती थी एजुकेशन का, लेकिन आज पटना यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। टूटी हुई बेंचेस हैं। जो डिग्री कोर्सेज 3 साल 4 साल में हो जाने चाहिए थे वो 5-5 6-6 साल में लोगों को कंप्लीट करने में लग रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है और ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी शिक्षा के मुद्दे पर पूर्ण तरीके से एक फेलियर रहे हैं। उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं सोचा है। अब बात करते हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिसे देखकर ये लगता है कि बिहार के मरीजों से ज़्यादा बीमार तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है।
वहाँ के अस्पताल हैं जिन्हें खुद मरम्मत और इलाज की ज़रूरत है, जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पटना पीएमसीएच की एक घटना है अभी कुछ दिन पहले की, कि वहाँ पर एक मरीज़ एडमिट होता है अपने पैर का इलाज करवाने के लिए। उसकी सर्जरी होनी थी एक पैर की, उसकी सर्जरी हो जाती है, उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको एनेस्थीसिया दिया गया होता है, तो वो बेहोश होता है। जब वो होश में आता है तो उसके एक पैर को चूहे कुतर के चले गए थे, जिससे वो सीरियसली इंजर्ड हो गया। मतलब ये एक पैर को ठीक कराने के लिए आया था, वो अभी ठीक नहीं हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ था, दूसरे पैर को चूहों ने कुतर दिया। इस तरीके की घटनाएं पटना पीएमसीएच में होती है, और ये इकलौती घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की। और ये सब हो रहा है बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर, जो राजधानी के अंदर मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कि उन अस्पतालों की क्या स्थिति होगी जो दूर दराज के जिलों में हैं या जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं। बिहार के लोगों को आज भी इलाज करवाने के लिए, कोई बीमार होता है तो कोई वाराणसी जाता है, कोई दिल्ली आता है, कोई चंडीगढ़ जाता है, लेकिन वो बिहार में इलाज कराना नहीं चाहते हैं। इसका जवाब कौन देगा? बिहार में किसी को काम करना है तो पलायन करना है, किसी को पढ़ना है तो पलायन करना है, किसी को इलाज कराना है तो पलायन करना है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज तो इसकी जिम्मेदार साफ साफ दिखता है कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी पूरी तरह से फेल रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य के लिए कोई काम नहीं करा। अगर उन्होंने काम करा है तो फिर ऐसे हालात क्यों हैं? राज्य की राजधानी के अंदर जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसके अंदर ऐसी घटनाएं होती है। दूसरों की तो हम बात भी नहीं कर सकते हैं, इतनी दयनीय स्थिति है, सोचना भी परे है। अब हम उस मुद्दे की बात करने वाले हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार की राजनीति सत्ता में आई थी, उनकी पार्टी सत्ता में आई थी, और उनकी राजनीति कहीं ना कहीं इसी एक मुद्दे पर केंद्रित थी, जिसकी वजह से उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता था। मैं बात करने वाला हूँ अपराध की। बिहार में आज के रेट में जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये अपराध सिर्फ अब आम लोगों तक सीमित नहीं रह गया है। पुलिस के बड़े अधिकारियों का ये कहना है कि अब तो पुलिस पर भी हमले होने लगे हैं। जब भी वो किसी बड़े अपराधी को पकड़ने जाते हैं, उन पर दबिश देते हैं, उनको रोकते हैं, तो अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था किस स्तर पर जा चुकी है। बिहार में आज भी जब चुनावी रैलियां होती हैं, मोदी जी, नीतीश जी मंच पर आते हैं तो ये जंगल राज याद दिलाते हैं। ये जो कि अपने आप शर्मसार करने वाली बात है कि 20 साल से सरकार आपकी है और उसके बाद भी आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज के हालात कैसे हैं? आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इससे कुछ ही दिन पहले पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, उसके भी सबसे पॉश इलाके में एक बड़ा अस्पताल है। उस अस्पताल के अंदर बॉलीवुड में जैसा फिल्मों में दिखाते हैं वैसा मर्डर होता है। 5 लोग आते हैं, पिस्टलें दिखाते हैं, अंदर वार्ड में घुस के गोली मारकर चले जाते हैं। सीएम हाउस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा होता है, अपराध होता है और अपराधी चले जाते हैं। अपराधी इतने बेखौफ है। और अगर सीएम हाउस के पास अपराधियों को कत्ल करने से डर नहीं लग रहा तो आप सोच सकते हैं कि पूरे बिहार के हालात कैसे होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही पशु तस्करों ने, जब उनकी जांच हुई, उन पर दबिश हुई, तो उन्होंने एक दरोगा का कत्ल कर दिया। शराब माफिया बिहार में इतने बेखौफ हैं कि सिवान जिले के अंदर माफियाओं ने भरे बाजार में तलवार से काट कर 3 लोगों का कत्ल कर दिया, जबकि उन माफियाओं पर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी। उसके बाद भी वो इतने बेखौफ थे कि उन्हें सेकंड नहीं लगे ये फैसला लेने में कि उन्हें दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया, भरे बाजार में 3 लोगों का। पटना के मशहूर व्यापारी गोपाल खेंका की उनके घर के बाहर ही हत्या कर दी जाती है। और इसमें मैं एक चीज़ आपको और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनके बेटे की भी कुछ साल पहले इसी तरीके से हत्या करी गई थी और उसने भी अपनी जान का खतरा बताया था बिहार पुलिस को, और इन्होंने भी अपनी जान का खतरा बनाया था और बिहार पुलिस किसी को नहीं बचा पाई। पहले इनके बेटे की हत्या होती है, अब इनकी हत्या होती है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार जनवरी से जून के बीच में 1376 हत्याएं बिहार में अभी तक हो चुकी थी, यानी कि हर महीने में 229 हत्याएं। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जून के बीच में राज्य में कुल 1376 हत्याएं दर्ज हुई, यानी हर महीने में औसतन 229 हत्याएं। 2024 में पूरे साल में कुल 2786 और 2023 में 2863 हत्याएं दर्ज हुई हैं। एनसीआरबी के डाटा की बात करें अगर हम, तो हिंसक अपराधों में, खासकर हथियारों से होने वाले अपराधों में हमारे देश के जो शीर्ष के 5 राज्य आते हैं उनमें हमारा बिहार 2017, 18, 2020 और 22 में नंबर 1 या नंबर 2 के स्थान पर रहा है। ये बिहार में अपराध की आज की स्थिति है। एक ही महीने में 200-250 कत्ल हो रहे हैं। आप औसत लगा सकते हैं कि प्रतिदिन कितने कत्ल हो रहे हैं। बिहार सरकार
क्या कर रही है इनको रोकने के लिए। अब अगर कानून व्यवस्था पर बात करें तो नीतीश कुमार जी अब यहाँ पर भी फेल हो चुके हैं। कानून व्यवस्था में अगर वो कहते हैं कि पहले जंगल राज था, तो ऐसा लगता है कि बिहार में अब दानव राज आ चुका है, राक्षसों का राज हो गया है। इतने कत्ल, इतनी चोरी, डकैती, झपटमारियाँ हो रही हैं। और अभी जो मैंने आपको डाटा दिया वो केवल कत्ल का था, उन कत्ल का जो रजिस्टर हो गए थे। और आप जानते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था कैसी है, ऐसे कितने कत्ल होंगे जो है तो रजिस्टर्ड नहीं हुए। उसके अलावा फिरौती, रंगदारी, इन सब की तो हम बात ना ही करें तो बेहतर है। नीतीश कुमार जी अब सुशासन बाबू नहीं रह गए हैं, नीतीश कुमार जी अब फेलियर बाबू हो गए हैं। अब बात करते हैं शराबबंदी की। शराबबंदी के मामले में भी नीतीश कुमार जी एक टोटल फेलियर के तौर पर आए हैं। नीतीश कुमार जी ने 2016 में शराबबंदी लागू करी। हालात यह है आज के कि बिहार में शराबबंदी के बाद 20,000 करोड़ से अधिक का अवैध कारोबार है। साथ ही बिहार को हर साल 10 से 15,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसलिए शराबबंदी को लेकर मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ। बिहार पुलिस ने अकेले सारण जिले के अंदर 40 शराब माफियाओं को और शराब तस्करों को चिन्हित करा हुआ है। भोजपुर में तो शराब माफियाओं पर जब छापेमारी की गई, दबिश करी गई, तो पुलिस की टीम पर ही फायरिंग कर दी उन्होंने, जिसमें पुलिस वाले घायल हो गए। डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 50 से ज्यादा ऐसे थाने हैं जो शराब तस्करी और शराब माफियाओं से मिली भगत में काम कर रहे हैं। बिहार के आज हालात ये हैं कि शराब खरीदने के लिए आपको ठेके तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यवस्था पहले हुआ करती थी और दिल्ली, हरियाणा में होती होगी कि आपको शराब लेने के लिए ठेके तक जाना पड़ता है। नीतीश बाबू के राज में शराब की होम डिलीवरी है। आप फ़ोन करेंगे, आपके पास शराब आ जाएगी। इस तरीके से, इस धड़ल्ले से शराब बिक रही है। आज बिहार का युवा परेशान है, बेरोज़गार है। अगर आप शराब तस्करों में बात करेंगे तो युवाओं को एक उसमें रोज़गार नज़र आ रहा है। कितने युवा ऐसे हैं जो जेल जा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं शराब तस्करी के मामले में और अपने भविष्य को ख़राब कर रहे हैं। शराब बंद होने की वजह से बिहार में दूसरे नशे बढ़ रहे हैं, सूखे नशे बढ़ने लगे हैं जो युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। और स्टेट को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है। नीतीश जी की शराबबंदी भी एक टोटल फेलियर निकल के आई है। नीयत अच्छी होगी इनकी लागू करते हुए, लेकिन इसे लागू नहीं कर पाएंगे। और आज बिहार में शराब तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो अपने आप में एक क्राइम की दुनिया बन चुका है और आने वाले टाइम में इस समझ में भी आएगा। आज मैंने आपसे जिन मुद्दों पे बात करी है, मुद्दे बड़े गंभीर हैं। अगर पिछले 20 सालों में नीतीश जी को कोई मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाया, कभी वो आरजेडी के समर्थन से बने, कभी वो भाजपा के समर्थन से बने, वो तो तब भी मुख्यमंत्री बन गए अभी पिछले सरकार में, जबकि उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी सीटों के मामले में। उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बने, उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाया। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शराबबंदी, इन सब बदहालियों का जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार जी, आपको बिहार का इतिहास सिर्फ इसलिए याद नहीं रखेगा क्योंकि आप कुर्सी कुमार थे, आप 20 साल तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। आपको इसलिए भी याद करेगा कि आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को नर्क में डाल दिया, बर्बाद कर दिया। और आज मैं युवाओं से अपील करूंगा, वोट देने से पहले एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और जवाब मांगिए। ग्राउंड ज़ीरो की अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके अपनी राय बताइएगा कि आने वाली वीडियो क्या हम इन टॉपिक्स पर और रिसर्च करके बनाएं। धन्यवाद।